नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेपीएससी सीडीपीओ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज हम लोग डे 9 का 9वां मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका इंडियन इकोनॉमिक्स से ख़त्म हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको फिर से मैं कह दूं कि साइंस, रीजनिंग और करंट अफेयर का सेक्शन अच्छा कर लीजिएगा। साइंस और रीजनिंग हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, अब उनका 75% सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बहुत ही शानदार वे में कंप्लीट एनसीईआरटी के निचोड़ के साथ। तो अभी भी आपके पास 20 से 25 दिन का समय है अगर आप करना चाहते हैं कंप्लीट। रीजनिंग के 10 टॉपिक ही आपको कंप्लीट करने हैं और साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट करना है। बायोलॉजी की सारी वीडियो आपको दे दी गई है पेड ग्रुप में, जो बचा हुआ था, और नोट्स भी सेंड कर दिया गया है। जो पेड स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं मिला या नहीं जुड़े हैं ग्रुप से, तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क करेंगे, आपको ऐड ऑन कर दिया जाएगा। बाकी आपको जीके का सेक्शन में आप कंप्लीट कर ही रहे होंगे ऑलमोस्ट जिन्होंने कंटेंट लिया है। केवल आपको भूगोल और अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन कंप्लीट करना है। और जो लोग सक्षम नहीं थे, जो नहीं कर पाए हैं, नहीं ले पाए, तो देखिए भारतीय इतिहास में एंशियंट वाला सेक्शन यूट्यूब पे कराया गया है। कला संस्कृति झारखंड के मेरे द्वारा कराई गए हैं। झारखंड के इतिहास कराए गए हैं। विश्व भूगोल पूरा करा दिया गया है। 4.5 घंटे यहाँ पे, 3.5 घंटे यहाँ समय देने हैं, यहाँ आपको 8 घंटे और यहाँ 8 घंटे देने हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। बल्कि आप हमें नोट्स जिनको भी लेना है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 499 जिसकी फ़ी है। तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे जिसमें आप साइंस का और रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं 399 फ़ी में। और जिनको नोट्स लेना होगा आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। जो पेड स्टूडेंट है वो भी कांटेक्ट करेंगे, आपको बायोलॉजी का पेड ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। कोई भी डाउट है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब इससे पहले आपको बता दें कि हम लोगों ने क्या क्या मैराथन कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले डे 1 में हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस कंप्लीट किया है। डे 2 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करंट अफेयर के साथ। डे 3 में बायोलॉजी का स्केलेटन सिस्टम। डे 4 में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। डे 5 में अवार्ड्स, अभी बाकी है बहुत सारी चीज़ें। डे 6 में झारखंड के स्कीम पूरा कर लिया हमने। एग्रीकल्चर कंप्लीट है। फेस्टिवल पूरा कंप्लीट हो गया करंट अफेयर का। डे 9 में इंडियन इकोनॉमिक्स। तो चलिए आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं। और इंडियन इकोनॉमिक्स जैसे अगर आपको पढ़ना है तो आपको तो भाई चीज़ों को समझना ही पड़ेगा, कोई भी चीज़ यहाँ पे रटने से काम नहीं चलेगी। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज हम लोगों का इंडियन इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि आर्थिक योजना। यहाँ से डेफिनेटली आपको एक सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं आर्थिक योजना, इकोनॉमिक प्लानिंग को। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ आपको मिल जाएगा। और जो भी कंटेंट लेना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आर्थिक योजना पढ़ने से पहले चीज़ों को समझते हैं। इस चैप्टर में बहुत कुछ समझने के लिए है। देखिए, चैप्टर का नाम है आर्थिक योजना, ठीक है। यानी एक चीज़ तो आपको ये समझना, सबसे पहले योजना वर्ड को, योजना कहने का मतलब क्या है, कुछ भी चीज़ को हम करेंगे एक प्लान वे में। तो आपको जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आपको अगर सैलरी मिल रही है 50,000, आपके पास जो सैलरी आ रही है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले इस 50,000 को एक प्लान वे में, ठीक है ना, इसका क्या करते हैं, बाइफरकेट इसको करते हैं, इसका डिवीज़न करते हैं कि कुछ अमाउंट जो है आपके दिनचर्या में खाने पीने की बात जो होती है, जिसको आप राशन का नाम देते हैं, यहाँ पे खर्च होंगे। कुछ पैसे जो हैं आपके, आपने कुछ भी फिक्स डिपॉजिट या फिर कोई इंश्योरेंस करा रखा होगा शेयर मार्केट में, यहाँ पे आपके मनी जाएंगे। कुछ पैसे जो हैं आपके बिजली बिल हो गए, ये सारी चीज़ें इस प्रकार से प्लानिंग होते हैं इस 50,000 का। और इस प्रकार से प्लान करके आप क्या करते हैं, अपनी सैलरी को खर्च करते हैं या नहीं, बिल्कुल। तो ये जो आपने योजना बनाई है, इस योजना का मतलब आपने समझ लिया है। लेकिन आपने ये जो योजना आप बनाए हैं, इस योजना का संबंध किससे है, तो आर्थिक से संबंध है। यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण की यहाँ पर बात हो रही है। यानी आर्थिक योजना, इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब कि आप प्लान वे में खर्च कर रहे हैं, इसलिए कुछ एक ऐसा अमाउंट जो है आप क्या कर पा रहे हैं, सेव भी कर पा रहे हैं। और आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से अच्छी तरह से चला पा रहे हैं। कब, जब आपने एक योजना बनाया तब। उसी प्रकार सरकार भी, जो गवर्नमेंट है वो भी क्या करती है, जनता की, ठीक है ना, बात कर ले जनता की, ठीक है ना, जो सरकार जनता की है उनकी आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से जनता क्या हो पाए, एक मजबूत हो पाए, या उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो पाए, आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा विकास करे उस देश की, इसके लिए क्या करेगी सरकार, एक योजना बनाएगी।
तो चलिए, इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि आर्थिक योजना आपने समझ लिया कि सरकार क्या करने वाली है, कोई योजना बनाने वाली है और इस योजना के तहत क्या करेगी, भारत की, हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की सामाजिक दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण, दोनों ही दृष्टिकोण से ये योजना का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। यानी कि आर्थिक दृष्टि से भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो आप जो समाज में रह रहे होंगे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो रहा है, यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण भी आपकी डेवलप कर रही होगी, वो भी अच्छी हो रही है। यहाँ तक चीज़ें बातें क्लियर है। चलिए साहब, तो इसी प्रकार सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार की भी क्या होती है, इनकम होती है। सरकार को भी क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। अब ये सरकार को सैलरी कैसे मिलता है, तो टैक्स के फॉर्म में सैलरी मिलता है। ध्यान से समझिएगा। अब ये टैक्स कैसे सरकार को आती है, देखिए केंद्र सरकार की अगर हम बात कर लें तो केंद्र सरकार को, ध्यान से सुनना है, कहाँ से पैसा आ रहा है, टैक्स से पैसा आ रहा है। अब ये जो टैक्स से जो पैसा आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, हम लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं, एक तो राज्य को टैक्स पे करते हैं और एक हम लोग केंद्र को टैक्स पे करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो राज्य को टैक्स दिए हैं, अब ये राज्य सरकार जो है इस टैक्स से क्या मिल गया, राज्य सरकार का क्या हो गया, इनकम हो गया, सरकार की, राज्य सरकार की सैलरी हो गई। और हम लोग जो केंद्र को टैक्स दे रहे हैं तो ये केंद्र सरकार की क्या हो गई, सैलरी हो गई। अब ये राज्य सरकार के पास पैसा आ गया, सैलरी मिल गई। जैसे कि झारखंड की हम लोग बात कर रहे हैं तो झारखंड में है, तो झारखंड सरकार को जो सैलरी मिली है टैक्स के फॉर्म में, जो पैसा आया वो पैसा क्या करेगा, झारखंड में इन्वेस्ट करेगा आपकी ये सरकार, ठीक है, जनता के लिए। लेकिन केंद्र को जो पैसा आया है, जो सैलरी आया है एज ए टैक्स, आपने सुना होगा ना, जीएसटी आप दो देते हैं, एक आप केंद्र सरकार को जीएसटी देते हैं और एक आप राज्य सरकार को देते हैं। यानी कि दोहरी शासन हमारे ऊपर होती है। जैसे कि आपको मैंने बताया भी था कि 1765 से 1772 का जो टाइम पीरियड था, इसे क्या कहा जाता है, भारत का लूट। ये वारेन हेस्टिंग है जो इस दोहरी शासन को क्या कहा जाता है, आपका रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, डुअल, जो आपको दो तरीके से टैक्स पे करना पड़ेगा, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पे करना है और वहां की जो स्थानीय सरकार है उनको भी पे करना है। और वो स्थानीय सरकार उसका 80% फिर क्या करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस प्रकार से दो तरीके से लूटा गया था भारत को, इसे कहा गया था भारत का लूट। और इसे लागू करने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे और इसको एबोलिशन जो किए थे वारेन हेस्टिंग ने किए थे। उसी प्रकार आज भी हम लोगों के ऊपर दोहरा शासन ही है, हमारे ऊपर भी दो तरीके से शासन हो रहा है। हम लोग राज्य को भी टैक्स दे रहे हैं और केंद्र सरकार को भी टैक्स दे रहे हैं। लेकिन जो केंद्र के पास जो सैलरी पैसा आ रहा है, अब यहाँ पे केंद्र पूरा का पूरा पैसा, अगर इसके पास 100 रुपए आए हैं केंद्र सरकार को, तो इसका कुछ अमाउंट, कुछ प्रतिशत क्या किया जाएगा, जो आपके 28 राज्य हैं वहां पे खर्च करेगी। और उस जो प्रतिशत बच गया है 100 में, मान के चलते हैं 40% डिसाइड होगा कि ये खर्च करेंगे 28 राज्य में, और बाकी जो 60% पैसा बचा है, 60 रुपया, वो अपने हिसाब से कोई योजना बनाएगी, कोई सड़क बनाना है, कोई भी कार्य करना केंद्र सरकार करेगी। अब आइए बात करते हैं ये कैसे डिसीजन होगा कि सरकार की जो इनकम है 100 अरब है, मान लेते हैं एक इनकम है, तो अब इस कितने 100 अरब में से कितना अरब वो राज्यों के ऊपर खर्चा करेगी और कितना पैसा वो खुद अपने पास रखेगी। तो इसके लिए गठन होता है फाइनेंस कमीशन की, बात करेंगे। इससे पहले बात करते हैं हम लोग, एक पॉइंट और भी मैं आपको बतला दूं, यहाँ पे क्या बतलाना था कि राज्य सरकार के पास जो भी पैसा आएगी, यहाँ पे 28 राज्य है। अब आप सुनते भी हैं कि हमारे बहुत सारे, आप न्यूज़ में भी देखते हैं, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, ज्योग्राफी पढ़ रहे, हिस्ट्री पढ़ रहे, तो आप न्यूज़ भी देख रहे हो तो उसको समझ पाएँ आप अच्छे से। तो बोला जाता है जैसे झारखंड में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जेएमएम की गवर्नमेंट है, केंद्र में किसकी सरकार है, बीजेपी की है। अब यहाँ पे इसका रूलिंग नहीं है, तो हो सकता है, मान लेते हैं कि 100 अरब जो केंद्र सरकार के पास 100 अरब है, इसमें से 40 अरब क्या करेगी, वो 28 राज्यों को बांटेगी। तो हो सकता है यहाँ पे, जब बिहार जाते हैं हम, तो बिहार में देख रहे हैं बीजेपी का गठबंधन है, तो यहाँ पे इसकी सरकार है, तो इसको कंपैरेटिवली क्या किया जाएगा, इसको अधिक पैसा देती है, ठीक है। ऐसा आप सुनते भी है, क्योंकि यहाँ पे इसकी सरकार इसलिए इसको ज़्यादा पैसा, इसको कम मिल रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए है, ऐसा बात नहीं कि ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल होता है। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार जो है ना, ये कैसे डिसाइड करती है, ये देखती है उस जिस भी राज्य को पैसा देना है, यानी इनको 40 अरब को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 28 स्टेट में। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो 28 स्टेट की क्या करेगी, जिस भी स्टेट में जा रहे हैं, जैसे झारखंड आ रहे हैं तो झारखंड में पहले ये देखेगी कि झारखंड सरकार को जो स्टेट जीएसटी आ रही है, यानी कि राज्य सरकार को जो टैक्स से इनकम हो रही है, वो टैक्स इनकम कितना है जो झारखंड की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा देखती है कि झारखंड में संसाधन कितना है,
ठीक है, रोजगार की स्थिति कितनी है, गरीबी रेखा, ये सारी चीजें देख करके केंद्र सरकार फिर डिसाइड करती है कि झारखंड सरकार को इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है, इस तरह से चीजें देख करके। उसी प्रकार बिहार में फिर जब अगर पैसा देना है इस 40 अरब में, तो वो देखेंगे कि बिहार की जनसंख्या क्या है, बिहार में रोजगार की स्थिति क्या है, बिहार में वहाँ का टैक्स से इनकम कितना है, बिहार की संसाधन की स्थिति क्या है, बेरोजगारी कितनी है, ये सारी चीज़ें, वहाँ पे युवा की जनसंख्या कितनी है, बुजुर्ग की जनसंख्या कितनी है, वहाँ का स्टार्टअप, वहाँ का इंडस्ट्री, ये सब चीज़ देख करके ही फिर यहाँ से केंद्र सरकार अलोकेट करेगी। जो बहुत ही पिछड़ा देश है उस पर केंद्र सरकार कुछ ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है या उनको ज़्यादा देती है, इस लेकिन ज़्यादा कितना से, वो 40 अरब से ही देगी, रेस्ट वो 60 अरब अपने पास रखेगी केंद्र सरकार, और वो खर्च करेगी जैसे भी उनको जो भी चीज़ें करनी है। ये समझ में आ गया। जो भी भारत सरकार अगर योजना बना रही है, तो भाई उससे पहले, योजना बनाने से पहले क्या चाहिए आपके पास, योजना आप कब बनाएंगे, जब आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या होगा, पैसा होगा। तो अब सरकार अगर योजना बना रही है तो भाई सरकार को क्या चलाना, देश चलाना है, अपना घर नहीं चलाना है। तो अब अपना घर अगर नहीं चलाना है, देश चलाना है, तो इसके लिए पैसा भी उस अमाउंट में चाहिए। तो अब सरकार को वो पैसा कहाँ से आएगा, तो टैक्स के फॉर्म में पैसा आएगा। टैक्स किस प्रकार से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भारत में, यहाँ से अगला पॉइंट देखेंगे, सवाल यहाँ से बनेगा आपको, भारत में जो आर्थिक विकास का जो श्रेय गया है, यानी कि जो भारत में इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हुई है, आर्थिक स्थिति भारत की जो अच्छी हुई, इसका जो मेन श्रेय जाता है आपके आर्थिक नियोजन को जाता है। आर्थिक नियोजन की जो अवधारणा कहाँ से हम लोगों ने ली, तो सोवियत संघ, यूएसएसआर। देखिए सोवियत संघ मतलब रसिया, अभी आप जो देख रहे हैं ना रसिया देश को, ये रसिया के साथ ऐसे छोटे छोटे कई देश मिल करके एक ग्रुप बनाए थे जिसको हमने कहा था सोवियत संघ। अब वो सारे देश अलग हो गए हैं, तो हमने जो आर्थिक योजना जो लिया है, या इसकी अवधारणा जो हमने ली है कहाँ से, तो सोवियत संघ से लिया। और ये आर्थिक योजना या आर्थिक नियोजन की जो प्रक्रिया हमने लागू की, जिससे कारण हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छी हुई। क्योंकि हमने क्या किया, एक प्लान किया, 5 ईयर प्लान लाया, 5 साल की हमने योजना बनाई, क्योंकि हमारी सरकार 5 साल रहेगी तो हम 5 साल की योजना बनाएंगे और एक सेक्टर पे फोकस करेंगे, चाहे वो सेक्टर कोई भी हो सकता है, इंडस्ट्री के ऊपर सेक्टर हो सकता है, कृषि जगत का सेक्टर हो सकता है, गरीबी वो सेक्टर हो सकती है, रोजगार वो सेक्टर हो सकता है, आईटी सेक्टर होता है, हम उस पर खर्चा करेंगे इतना, ये हम लोग डिसाइड करेंगे कि 5 साल में हम लोग इतना अचीव ग्रोथ करेंगे। तो अगर एक प्लान वे में करेंगे तो सिंपल सी बात है, कोई भी कार्य अगर एक स्ट्रैटेजी के प्लान वे में कार्य करते तो वहां पे हमें 100% रिजल्ट पॉजिटिव मिलता। तो इसी कारण भारत का आर्थिक विकास जो हुआ, इसका श्रेय आर्थिक नियोजन को जाती है। ठीक है भाई, अब आगे आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहली बार आर्थिक नियोजन के लिए कब, 1934 में एम विश्वेश्वरैया जी के ने क्या की थी, सिफारिश की थी। इनका एक बुक भी है, इनके बुक में भी प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया इनका बुक का नाम है, इस बुक में भी उन्होंने कई सारे प्लान को क्या किया था, मेंशन भी किया है कि किस प्रकार से प्लानिंग योजना को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए आर्थिक नियोजन के लिए किसने सिफारिश की थी, तो एम विश्वेश्वरैया जी ने 1934 में। इनका एक फेमस बुक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। और इनका जन्म 15 सितंबर को हुआ था। इन्हीं 15 सितंबर के इनके ही जन्म तिथि पे हम लोग इंजीनियर्स डे का सेलिब्रेशन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसने सिफारिश की आर्थिक नियोजन की, 1934 में एम विश्वेश्वरैया जी। इनके किताब है प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया, इनके किताब में भी बहुत सारे प्लान का इन्होंने जिक्र किया हुआ है। अब आइए, तो जो योजना बनेगी, तो योजना बनाएगी कौन, तो योजना आयोग जो है आपकी योजना बनाएगी। ठीक है भाई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आने से पहले कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताने हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस क्या किए इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस, ईयर है आपका 1938 की बात है ये। ठीक है, 1938 की बात है। इन्होंने एक कमेटी का गठन किया, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। सुभाष चंद्र बोस, ये आपका नाम याद रखना है, किसने गठन किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में एक समिति या एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था राष्ट्रीय योजना कमेटी। ठीक है ना, राष्ट्रीय योजना कमेटी का क्या किया इन्होंने, गठन किया था। तो कब किया था, 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का सेटअप किया।
और इसके अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन 1938 का जो आप डेट देख रहे हैं, आपको पता है 1939 में आपका क्या हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। तो ये फाइनली ये कमेटी अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वार में ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो भारतीयों को क्या किया था, शामिल कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस से परमिशन लिए ही, जिसके कारण आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा फिर यहाँ पे आपका क्रिप्स मिशन आया, अगस्त ऑफर आया, सबको रिजेक्ट किया गया था। तो ये कमेटी यहीं पे कैंसिल हुई। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय योजना कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने, कौन सा ईयर, 1938 में, इसके अध्यक्ष कौन, तो जवाहरलाल नेहरू। अब इसके बाद देखिए योजना बनाने के लिए ये सारे कमेटी बनाई गई थी, इसलिए ये कमेटी आपका योजना आयोग से ही रिलेटेड, इसलिए आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो पहला कमेटी आपने देख लिया, राष्ट्रीय योजना कमेटी बनी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। अब आपने एक नाम सुना होगा बॉम्बे प्लान के बारे में। बॉम्बे प्लान ये आपको याद रखना है, ये ईयर भी याद रखना है, 1943 से 1944 की बात है। 8 उद्योगपतियों ने मिल करके एक प्लान किया, जिसको नाम दिया गया, उद्योगपतियों ने जो प्लान किया था उसे नाम दिया गया था बॉम्बे प्लान की। मेन इसमें क्या प्लानिंग किया गया कि बम्बई की कैसे डेवलपमेंट होगी, और अगर बम्बई की डेवलपमेंट है तो भाई सिंपल सी बात है इंडिया का भी डेवलपमेंट होगा। तो ये प्लान भारतीय के आर्थिक नियोजन के लिए भी की गई थी। तो ये भी क्या है, एक नियोजन की गई, एक योजना बनाई गई थी, इसलिए यहाँ से भी पूछा जाएगा बॉम्बे प्लान का संबंध 8 उद्योगपतियों से है, कब हुआ था, ईयर ये भी याद रखना है। अगला ईयर आपको याद रखना है 1944 का ईयर। इस ईयर में एक व्यक्ति है जिनका नाम आपको याद रखना है श्रीमान नारायण जी, ठीक है ना, श्रीमान नारायण अग्रवाल। श्रीमान नारायण अग्रवाल का नाम याद रखना है, और इन्होंने एक प्लान दिया था, इस प्लान का इन्होंने नाम दिया था गांधीयन प्लान, ठीक है ना, गांधीयन प्लान यानी कि गांधीवादी प्लान, ठीक है, गांधीवादी प्लान यानी कि जो गांधी जी जो विचारधारा के थे उसके विचारों को तहत हमें योजना बनानी है, ये श्रीमान नारायण अग्रवाल का सुझाव था। अब आया 1945, ये 1945 का डेट है जब यूएनओ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो आपको याद होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। और यही 1945 में यूएनओ का भी प्रेशर था ईस्ट इंडिया कंपनी, माफ करिएगा ब्रिटेन के ऊपर, कि आप भारत को क्या करें, जितना जल्द हो सके आज़ाद करें। साथ ही साथ इधर आपका ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना का भी प्रेशर था ब्रिटेन के ऊपर कि आप भारत को जितना हो सके जल्दी आज़ाद करें। एंड देन फाइनली 1946 में क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है, जिसके 3 सदस्य होते हैं, और ये फिर फाइनली कहा क्या करते हैं, आपका इलेक्शन कराया जाता है इंटरिम गवर्नमेंट का और जिसमें आपके 296 सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस भारी मत से विजय प्राप्त करते हैं। तो ये 1945 की ईयर का इंपॉर्टेंट फैक्चुअल मैंने बता दिया। यहाँ पे एक योजना से संबंधित है, एक व्यक्ति आएंगे एम.एन. रॉय जी, ठीक है ना। एम.एन. रॉय जो है इन्होंने क्या किया, एक सजेशन दिया, एक प्लान का नाम दिया पीपल्स प्लान। पीपल प्लान कहने का मतलब है जनता की योजना, ठीक है ना, जनता की योजना, क्योंकि हम जो योजना बना रहे हैं किसके लिए, जनता के लिए बना रहे हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि एक पीपल प्लान जनता योजना होगा जो आर्थिक योजना से संबंधित होगी। ये हो गया। अब एम.एन. रॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एम.एन. रॉय से पूछा जाता है जो सवाल क्या कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो एम.एन. रॉय ही थे। 1934 में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने किया था, तो इसी मानवेंद्र नाथ रॉय ने किया था। इससे पहले 1895 में एक मौखिक रूप से मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है भाई, ये सब पॉइंट याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो संविधान सभा की मांग की गई थी। आखिर संविधान सभा आपने पढ़ा होगा क्योंकि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। संविधान सभा की हम क्यों मांग कर रहे थे, हम संविधान की मांग क्यों नहीं किए, क्योंकि संविधान सभा की मांग इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम लोग यहाँ बैठेंगे, चुन करके यहाँ आएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, भारत का किस प्रकार भारत पे शासन किया जाएगा, भारत किस प्रकार से चलेगा, उस संविधान के हम लोग निर्माण करेंगे। तो इस संविधान का हम लोगों ने निर्माण किया। तो इस संविधान में हमने देखा कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसका 70% हमने इस संविधान में ऐड ऑन किया था। लेकिन मौलिक अधिकार याद रखना है, आपको पूछता है इस संविधान इस एक्ट के तहत हमने इसमें नहीं ऐड किया था, क्योंकि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसमें कोई भी मौलिक अधिकार का जिक्र नहीं था। दूसरी बात, यही 1935 के एक्ट में आपका क्या आया था, 1937 में वर्मा को यानी कि म्यांमार को क्या किया गया, भारत से अलग किया गया था। और फाइनली फिर अलग हुआ 1939 में, वर्ल्ड वार सेकेंड आया जिसमें जापान का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। और देन म्यांमार फाइनली तौर से कब आज़ाद हुआ था, 1948 में। और ये यही ईयर है 1948 में आपको श्रीलंका को भी आज़ादी मिली थी। 1971 में आपका नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश को आज़ादी मिला था। ये सब पॉइंट याद रखना है। बांग्लादेश और भारत के बीच में जो रेखा है क्या कहेंगे उसे हम लोग, रेड क्लिफ रेखा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा।
भारत और अफगानिस्तान के बीच में उसे हम क्या कहते हैं, दुरंड रेखा। ये सब ईयर याद है ना, 1896, ये 1947 है। इसके बाद अगर भारत और चाइना के बीच में 1914 में क्या होता, मैकमोहन रेखा खींची गई थी। म्यांमार के साथ में आपको याद होना चाहिए एक शून्य रेखा भी पूछा जाता है एग्जाम में, शून्य रेखा। तो देखिए जो बांग्लादेश आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहीं पर त्रिपुरा है, त्रिपुरा के साथ जो बाउंड्री शेयर मतलब कि सटी हुई है बांग्लादेश के साथ, इसे कहा जाता है शून्य रेखा। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब एक और योजना का नाम आएगा, तो आपसे ये सभी पूछे जाएंगे एग्जाम में कि राष्ट्रीय योजना कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कब, 1938 में। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। बम्बई प्लान कब आया, 1943-44 में। श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा कौन सी योजना लाई गई थी, गांधीवादी प्लान किसने लाया था, श्रीमान नारायण अग्रवाल, 1944 में। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एम एन रॉय के द्वारा पीपल प्लान कब लाया गया था, 1945 में। एंड देन एक और आपको पॉइंट याद रखना, 1950 की जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था, इन्होंने कहा कि सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना का सुझाव इन्होंने दिया। इनका कहना है कि जो भी योजना बनेगी गांव के जो पिछड़े वर्ग तक के जो लोग हैं वहां तक योजना पहुंच सके, इसलिए इस का नाम रखा जाए सर्वोदय योजना, ठीक है। इस प्रकार से सारी योजनाएं से संबंधित जितने भी चीजें आई थी, फैक्चुअली चीजें यहां से आपका पूछा जाएगा। सर्वोदय योजना कब आया था, 1950 में, किनके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। यह नाम क्यों रखा गया सर्वोदय योजना, क्योंकि सभी लोगों का क्या हो सके, उदय हो सके। सभी लोगों का मतलब कि गांव, छोटे छोटे जो गांव हैं वहां पे जो भी पिछड़े लोग जो हैं वहां तक भारत सरकार की योजना जा सके, इसलिए इसका नाम रखा जाना चाहिए सर्वोदय योजना। लेकिन फाइनली भारत जब आजाद हो रहा है 1947 में, 1947 में, 1947 के बाद 15 मार्च 1950 में आपका बनाया गया योजना आयोग। क्या बनाया गया, योजना आयोग, यानी कि प्लानिंग कमीशन बनाया गया। कब, 15 मार्च 1950 को। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू। और ये जवाहरलाल नेहरू ने क्या बनाया, योजना आयोग। देखिए समझिए, अगर योजना आयोग का यानी कि ये कोई एक संस्था है या कोई एक बॉडी है, इस बॉडी का फॉर्मेशन करने वाले कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो अगर कोई भी संस्था या कोई भी बॉडी का फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो वो संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक है या असंवैधानिक। तो जब भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अगर किसी बॉडी का फॉर्मेशन कर रही है, इट मीन्स वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब ये कि इस योजना आयोग का कहीं भी जिक्र हमारे संविधान में नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई योजना आएंगे, जैसे आगे हम लोग बात करेंगे फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के बारे में, तो ये वित्त आयोग का गठन किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि लोकसभा राज्यसभा से पास हो रही है बिल एंड देन प्रेसिडेंट साइन कर रहा है। इट मीन्स ये कैसी बॉडी हो जाएगी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये बॉडी के बारे हमारे संविधान में इसके बारे में कोई ना कोई आर्टिकल में मेंशन होगा। आर्टिकल 280 में हम लोग इसको पढ़ते भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का भी कंसेप्ट क्लियर है कि जहां राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट है, इट मीन्स वो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संस्था होगी। और जहां प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही योजना आयोग का फॉर्मेशन किया गया है, तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर चाहे तो इस योजना आयोग को खत्म भी कर सकती है, कोई बदलाव कर सकती है विदाउट एनी अमेंडमेंट या कोई भी बिल पास किए हुए लोकसभा राज्यसभा में। कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे अभी जैसे कि जब भारत आज़ाद हो रहा है 1947 में, और उस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस 206 बहुमत 206 सीटें लाई थी और उनकी सरकार चली। एंड देन फाइनली 2014 में जो बीजेपी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने क्या किया, योजना आयोग का क्या किया, नाम चेंज कर दिया, नीति आयोग कर दिया गया। तो ये पूरा का पूरा, इसके लिए कोई इन्होंने कोई बिल पास नहीं किया, ना लोकसभा गए ना राज्यसभा गए, ये डायरेक्ट ये सारी चीजें ये कर सकते। क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी जिसपे पूरा का पूरा पावर किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है। ठीक है, तो ये योजना आयोग का गठन कर दिया गया। योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950। ये सब चीज नोट्स में भी दिखाएंगे। आखिर ये योजना आयोग का गठन क्यों किया गया कि भारत सरकार योजना बनाएगी 5 ईयर के लिए, जिसे नाम दिया जाएगा 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। अब इस 5 ईयर प्लान में सरकार डिसाइड करेगी कि हमें किस सेक्टर में फोकस करना है, कहाँ पे हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से स्कीम लाने हैं, उसके तहत जो भी जनता है या जो भारत है उसकी आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी हो सके। तो अब यहां से योजना आयोग का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइएगा। तो आइए योजना आयोग से जो भी चीजें पॉइंट आपको याद करना है इस पे हम लोग पहले डिस्कस कर ले। तो प्लानिंग कमीशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग।
तो भारत के आज़ादी के बाद एक आयोग बनाया गया जो भारत के लिए क्या करेगी, योजना बनाएगी। उसको हम क्या कहेंगे, योजना आयोग। इसका गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950 को। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो यानी कि अगर कोई प्रधानमंत्री गठन कर रहे हैं तो ये कैसी संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि गैर संवैधानिक संस्था है, असंवैधानिक संस्था है। इसका मेंशन हमारे संविधान में नहीं होगा। इसके बाद योजना आयोग की याद रखना है, अगर एक चीज और भी आपको समझने वाली बात है, जैसे कि अगर आपके देश में, ठीक है ना, अगर हमारे देश में कोई भी ऐसी घटना अगर घट जाती है, ठीक है, कोई भी घटना किसी भी रिलेटेड से हो सकता है, कोई पॉलिटिकल इशू हो सकता है, कोई क्लाइमेट से, कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू हो सकता है, कोई भी, आप तो अब देखिए उस इशू को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेगी मंत्रालय के द्वारा, वो इशू जिस भी मंत्रालय से रिलेटेड होगा उस मंत्रालय के द्वारा एक समिति बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी, और इस समिति में 4-5 सदस्य को बैठाया जाएगा। और ये 4-5 जो मेंबर होंगे वो उस फील्ड से, यानी कि अगर जो इशू घटित हुई है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कोई डिफेंस से रिलेटेड, या कोई आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो उस फील्ड के 5-6 मेंबर जो हाईली क्वालिफाइड होंगे, या कोई वहाँ से रिटायर्ड पर्सन होंगे, कोई जज भी हो सकता है, उनको यहाँ पे बैठाया जाएगा। एंड देन उस इशू को यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा, और देन यहाँ इसके 4-5 मेंबर का एक हेड होगा, ठीक है, और वो हेड फिर क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को सौंपेंगे उस अपने पर्सनल हेड को, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, उनको वो क्या किया जाएगा, रिपोर्ट सौंपा जाएगा। तो उसी प्रकार से कि भारत के लिए जो योजना बनाई जाएगी, जिसके लिए योजना आयोग का गठन किया गया, तो इससे के लिए सबसे पहले एक समिति बनाई गई थी। तो योजना आयोग की जो सिफारिश हुई है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया कई बार कि योजना आयोग की जो सिफारिश की थी कौन सी कमेटी ने, तो सलाहकार समिति थी। एक समिति बनी थी जिसका नाम था सलाहकार समिति, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। इसी समिति ने रिपोर्ट जारी की, योजना आयोग का गठन किया जाए। अब उन्होंने रिपोर्ट दिया कि योजना आयोग भारत की सरकार के लिए एक योजना आयोग बनाएगी। योजना उन्होंने रिपोर्ट में यह बताया कि 5 वर्षों के लिए एक योजना बनाई जाएगी। अब 5 वर्षों के लिए जो भी योजना बनाई जाएगी, उस योजना को सबसे पहले क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि ये योजना जो भी बनाई गई है पूरे भारत के लिए सही है, जनता के लिए सही नहीं, सारे राज्य के लिए सही है या नहीं। एंड देन वहां से अगर वो पास होगा तब उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये इस रिपोर्ट में लिखा गया। तो कौन सी समिति थी, सलाहकार समिति। इसके हेड कौन थे, अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। योजना आयोग जो बने उसके अध्यक्ष कौन होंगे, सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री होंगे। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फर्स्ट अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा योजना आयोग का कौन था, तो प्रधानमंत्री थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उसी योजना आयोग में एक डिप्यूटी चेयरमैन भी होता है, यानी कि उपाध्यक्ष भी होते हैं। वो कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। तो फर्स्ट चेयरमैन आपसे पूछ लिया जाए कौन था अगर योजना आयोग का, इकोनॉमिक प्लानिंग का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिप्यूटी चेयरमैन कौन होगा, गुलजारी लाल नंदा। अब एक वर्ड आएगा आपको मिलेगा लास्ट डिप्यूटी चेयरमैन, और एक होगा आपका लास्ट चेयरमैन, जहां आपके मोदी के बारे नाम होगा या मनमोहन सिंह। तो किस ऑप्शन को टिक करेंगे, अब इसको समझना, इस पॉइंट को देखिए। जैसे कि आपको पता है 2014 की, ठीक है ना, 2014 में इलेक्शन हुआ है, और अभी चल क्या रहा, 2000 योजना में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है। अब इलेक्शन होने वाला, और अभी क्या है आपके पास, सरकार के पास योजना आयोग है जो क्या कर रही है, योजना बना रही है। कितने सालों के लिए, 5 ईयर प्लान, यानी कि 5 वर्षों के लिए योजना बना रही है। अब इस समय क्या हो रहा है, 2014 में इलेक्शन हो रहा है, एंड देन इलेक्शन के बाद 2014 में किसकी जीत हुई थी, बीजेपी गवर्नमेंट की जीत हुई थी। अब देखिए, जब कोई एक रूलिंग पार्टी जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये रूल कर रही है भारत पे, इसके बाद अगर कोई दूसरी पार्टी जैसे बीजेपी की आ रही है, तो सिंपल सी बात है, इनका जो भी स्कीम होगा वो इस स्कीम को बॉयकॉट करेंगे, या उसमें कुछ अमेंडमेंट करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करेंगे ही करेंगे, ताकि एक फ्रेश स्कीम, एक फ्रेश चीज़ें लोगों तक पहुंचे और अपना एक नाम उस पर झलके, बीजेपी गवर्नमेंट की या कोई दूसरी कोई भी रूलिंग पार्टी आएगी। तो उसी प्रकार क्या देखा गया, जैसे ही 2014 में बीजेपी सरकार बनती है, तो ये सबसे पहले अनाउंसमेंट क्या किए, देखिए यहाँ इन्होंने घोषणा किया, जैसे इनकी सरकार आई तो इन्होंने 15 अगस्त को घोषणा किया कि ये जो योजना आयोग है, अब ये योजना आयोग नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इस पे पूरा का पूरा पावर किसका है, प्राइम मिनिस्टर का होता है। क्योंकि अब जो प्राइम मिनिस्टर आपके इलेक्शन से पहले 2014 में जो थे, मनमोहन सिंह थे, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई, इस समय अब प्राइम मिनिस्टर कौन बने, मोदी। तो अब इन्होंने अनाउंसमेंट किया 15 अगस्त 2014 को
कि अब जो है एक नया नीति आयोग होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझना है, ये क्या हुआ, अनाउंसमेंट हुआ 15 अगस्त 2014 को, और इसे लागू कब कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 से। तो ये सब पॉइंट याद रखना। तो देखिए अगर आप ये जो योजना आयोग चल रहा है आपका, ये 5 ईयर के लिए चल रही है। तो 2012 में ये योजना आया था और इसे 5 साल चलना है 2017 तक। और यहाँ बीच में आपका 2014 आ गया है, जहाँ पे अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है, मनमोहन सिंह बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष बन के, और इसी समय इलेक्शन हो गया तो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी आ गए हैं। तो लास्ट अध्यक्ष पूछा जाएगा तो मनमोहन सिंह भी हो सकता है और मोदी भी हो सकता है। अगर बेस्ट ऑप्शन बोला गया, दोनों ऑप्शन रहेगा, तो मनमोहन सिंह। क्यों? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट आते ही योजना आयोग को इन्होंने क्या किया, नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया था। तो समझ में आ गया, लास्ट मनमोहन या मोदी कोई भी हो सकते हैं। अब अगर लास्ट डिप्यूटी का नाम पूछा जाएगा तो वो नाम आप आराम से बता पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लास्ट का कंसेप्ट याद करना था। लास्ट डिप्यूटी चेयरमैन कौन कहलाएंगे, यानी कि योजना आयोग का, क्योंकि अब चेंज हो रहा है किसमें, ये योजना आयोग नीति आयोग में। तो लास्ट डिप्यूटी चेयरमैन उपाध्यक्ष कौन थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। और लास्ट चेयरमैन या तो मोदी हो सकता है या मनमोहन सिंह, दोनों ऑप्शन मिलेगा तो बेस्ट मनमोहन सिंह। अब इस योजना आयोग का ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है, तो 5 वर्षों के लिए योजना बनानी है सरकार को, और इसका काम क्या है, देश के विकास के लिए क्या करेगी, नीतियां बनाएगी 5 साल के लिए। योजना आयोग योजना बनाती है, लेकिन योजना को, अब योजना आयोग ने योजना तो बना ली कि हम 5 साल अगर कृषि सेक्टर में ये काम करना है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। अब उस योजना को क्या किया जाएगा, सबसे पहले स्टडी किया जाएगा। स्टडी करने के लिए एक और संस्था बनाएगा जिसे हम कहेंगे एनडीसी। अब एनडीसी में भी बहुत सारे मेंबर होंगे। अब वो सारे मेंबर उस रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एंड देन अगर उनके ऊपर सारे के सारे लोग अगर हस्तक्षेप बिना किए हुए सिग्नेचर करेंगे, तब उस योजना को इंप्लीमेंट किया जाएगा फर्दर 5 ईयर के लिए। तो अब आइए एनडीसी के बारे में पता करते हैं। ये एनडीसी क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। इस एनडीसी संस्था का गठन किया जा रहा है 6 अगस्त 1952 को, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। यानी प्राइम मिनिस्टर की अगर इन्वॉल्वमेंट हो रही है, यानी ये कैसी संस्था होगी, संवैधानिक या फिर असंवैधानिक, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये असंवैधानिक संस्था है, यानी कि हमारे संविधान में इसका कहीं भी जिक्र कोई भी आर्टिकल में नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अगला पॉइंट यहाँ लिखा गया, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के असंवैधानिक संस्था है, और इसे हम सुपर कैबिनेट या फिर स्मॉल पार्लियामेंट या लघु संसद भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये अभी आपको हम समझाएंगे। इससे पहले इसमें एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। अब इस एनडीसी में कौन कौन लोग मेंबर होंगे, जो योजना आयोग ने जो योजना बनाई है उसके ऊपर ये लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो मेंबर होते हैं कौन, जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, यानी कि जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी इसमें बैठेंगे एनडीसी में। जो योजना आयोग ने, मान के चले कि ये योजना आयोग है, इन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है किसको, एनडीसी के पास। अब इस एनडीसी में जितने भी मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, ये रिपोर्ट को पढ़ेंगे। साथ के साथ इसके सदस्य और कौन है, जो राज्य है, 28 के 28 राज्य और यूनियन टेरिटरी में 3 यूनियन टेरिटरी है जहां पे क्या है, चीफ मिनिस्टर है। कौन कौन, एक तो यूनियन टेरिटरी न्यू दिल्ली है जिसकी राजधानी दिल्ली, जहां पे क्या है आपका चीफ मिनिस्टर है, आप पार्टी का सरकार है, अरविंद केजरीवाल। देन दूसरा आपका है पुदुचेरी। पुदुचेरी में भी क्या है, विधानसभा, वहां पे आपका चीफ मिनिस्टर है। अगर आप जाएं जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के पास भी क्या है, विधानसभा, तो वहां पे भी आपका चीफ मिनिस्टर है। लेकिन फर्दर 5 यूनियन टेरिटरी, लद्दाख, दमन दीव, दादर नगर हवेली, जिसे एक यूनियन टेरिटरी कर दिया गया था 2020 में। ये ईयर याद है, पूछा जाएगा आपसे कि दादर नागर हवेली और दमन दीव जो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जो है, जिसको एक कर दिया गया, कौन सा ईयर था, 2020। केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी कहने का मतलब क्या है, जिसका पूरा शासन किसके कंट्रोल में होगा, केंद्र सरकार की। जहां पे जो भी फोर्स होंगे वो कौन अलोकेट करेंगे, केंद्र सरकार करेगी। यानी वहां पर केंद्र सरकार का क्या होगा, कंट्रोल होगा। अब केंद्र सरकार उसके लिए क्या करते हैं, एलजी, यानी कि गवर्नर की नियुक्ति करती है। वो पूरा का पूरा गवर्नर उसके मतलब उसके कंट्रोल में होता है वो यूनियन टेरिटरी। इसके बाद आपका आएगा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी। ये 8 आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। और एक है चंडीगढ़। चंडीगढ़ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, चंडीगढ़ जो एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन एक पॉइंट याद रखना है कि जो पंजाब और हरियाणा जो है, इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। यानी कि पंजाब और हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कहां बैठ रहा है, चंडीगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपके यूनियन टेरिटरी और राज्य के भी चीफ मिनिस्टर क्या है, इसके सदस्य हैं एनडीसी के। यानी कि अब सारे के सारे राज्य के चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरी 3, वो भी क्या कर रहे हैं, इस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं।
तो अब देखिएगा सारे कैबिनेट मंत्री जो चुन करके आए हैं जनता के द्वारा, नेक्स्ट जो भी राज्य के लिए अगर योजना है तो उस राज्य का सीएम भी उस रिपोर्ट को पढ़ रहा है, साथ के साथ यूनियन टेरिटरी। अब इनकी सहमति है, कोई राज्य सरकार जैसे झारखंड है, अगर उनको अपोज करना होगा कि नहीं ये जो योजना झारखंड सरकार के लिए सही नहीं है, तो वो उस मुद्दे को वहां उठा करके उसमें कुछ भी अमेंडमेंट करना है तो करेगी। तो इस प्रकार अब अगर इनके सारे लोगों की सहमति होगी तब जाकर वो योजना को क्या किया जाएगा, 5 ईयर के लिए, 5 साल के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो एनडीसी का भी कंसेप्ट क्लियर। अब आइए नीति आयोग की बात की जाए। सबसे पहले तो ये याद रखना है, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी घोषणा याद रखना है इस पॉइंट को। इसका डिक्लेरेशन कब किया गया था, 15 अगस्त 2014 को, जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हो गया था। देखिए प्लानिंग कमीशन यानी कि जो आपकी योजना आयोग है, इसका बस नेम चेंज हुआ है। नेम चेंज के साथ साथ इसका नेचर भी चेंज हुआ है, क्योंकि जो योजना आयोग थी जो 5 ईयर प्लान पे काम कर रही है, यानी कि 5 साल की, क्योंकि अब कोई भी गवर्नमेंट है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 ईयर ही रहेगी। अब डिपेंड करता है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन जीतती है या नहीं। तो अब लेकिन नीति आयोग का क्या जो नेचर है, ये प्लान करती है 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। हालांकि इनका जो फोरकास्टिंग काफी लंबा होता है, लेकिन ये हर बीच बीच में ये क्या करती है, उसका आकलन भी करती है कि कितना हम लोग उसको अचीव किए हैं, जो भी हम लोगों ने रखा है टारगेट, और उसके अकॉर्डिंग और क्या करना है नहीं करना है। लेकिन इनका नेचर थोड़ा अलग है, लंबे लंबे समय के लिए ये क्या करते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करती है नीति आयोग। ठीक है, अब नीति आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, पदेन प्रधानमंत्री ही होते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो भाई सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री कौन है, मोदी। फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो अरविंद पनगड़िया साहब थे फर्स्ट डिप्यूटी। अभी तक नीति आयोग के केवल और केवल 2 डिप्यूटी चेयरमैन ही बने हैं, और इसके एक चेयरमैन जो अभी तक केवल मोदी ही रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वही इसके क्या होंगे, चेयरमैन कहलाएंगे। क्लियर है ना। तो अभी तक केवल 2 डिप्यूटी चेयरमैन ही बने हैं। प्रेसिडेंट में भी कौन है, राजीव कुमार है। फर्स्ट सीईओ, देखिए अब यहाँ से सीईओ, क्योंकि जैसे ही इसकी गवर्नमेंट आई 2014 में, तो प्राइवेट जो भी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए नीति आयोग में फर्स्ट सीईओ को अलोकेट किया गया सिंधु श्री खुल्लर साहब को, एंड सेकंड सीईओ जो बने हैं अभी अमिताभ कांत जो है इनके सेकंड सीईओ हैं। अब यहाँ पे ये जो नीति आयोग बनाया गया, तो जो आपकी एनडीसी थी, जो योजना आयोग के रिपोर्ट को, जहाँ पे आपके प्राइम मिनिस्टर बैठ रहे थे, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर थे, और कैबिनेट मिनिस्टर थे। अब इस एनडीसी को यहाँ इन्होंने ख़त्म कर दिया, और इन्होंने कहा कि जो नीति आयोग है, अब इस नीति आयोग में ही जो मेंबर थे जो एनडीसी में, वो सभी यहाँ पे होंगे। इसके एक्स्ट्रा में भी और कोई लोगों को ऐड किया गया। किनको किनको, सबसे पहले जो आपकी बनी कौन, जो नीति आयोग बने, इसमें जो सदस्य रखे गए 4, याद रखना है 4 मिनिस्ट्री, 4 मंत्रालय से मंत्री को रखा गया। एक तो आपके होम मिनिस्ट्री से एक मंत्रालय हो गया आपका गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के जो मंत्री है वो होंगे इसके सदस्य। फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि जो वित्त मंत्रालय है, उस वित्त मंत्रालय के भी मंत्री इसके सदस्य होंगे। डिफेंस मिनिस्टर यानी कि जो रक्षा मंत्रालय है, उस मंत्रालय के भी मंत्री इसके सदस्य होंगे। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कि कृषि डिपार्टमेंट का भी जो मंत्री है वो इसके सदस्य होंगे। एंड देन सारे राज्य, 28 राज्य और यूनियन टेरिटरी के सीएम भी इसके पार्टिसिपेट करेंगे, और 3 फुल टाइम मेंबर्स होंगे। अब ये 3 फुल टाइम मेंबर्स कहने का मतलब ये है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली जो 3 जो व्यक्ति हैं, एक डिफेंस एक्सपर्ट है, यानी कि डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस रहा है, उस क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है जिनका कृषि के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा खासा योगदान रहा। और एक हेल्थ एक्सपर्ट है। कौन कौन, एक वीके सरस्वत जी हैं, रमेश चंद जी हैं और विनोद पॉल, हेल्थ एक्सपर्ट जो है इनके फुल टाइम मेंबर है। तो अब देखिए जो एनडीसी में जो सदस्य थे, अब वो सभी सदस्य तो यहाँ पे आ ही गया, तो फिर एनडीसी का काम क्या है, इसलिए एनडीसी को हटा दिया गया। यहाँ पे 4 मंत्रालय के मंत्री को एक्स्ट्रा एड ऑन किया गया और 3 फुल टाइम मेंबर को एड ऑन किया गया। ठीक है, इसके सदस्य भी क्लियर है। अब यहाँ से 5 ईयर प्लान स्टार्ट होगा कि 5 वर्षीय योजना अब आपकी स्टार्ट होगी। कौन कौन सी योजना में क्या क्या कार्य किया गया, यहाँ से सवाल बनता है। तो मेन पार्ट जो था समझने का यहाँ से खत्म हुआ। अब बात करेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आएगा, तो सिंपल सी बात है, योजना आयोग का गठन हो रहा है 15 मार्च 1950 को। तो 1 अप्रैल से देखिए जो न्यू ईयर जो स्टार्ट होती है, ठीक है ना, न्यू कैलेंडर जब बात करते हैं, देखिए जब कैलेंडर भी बहुत तरह की है, शक संवत है आपका, बहुत तरह के कैलेंडर है, लेकिन जो सरकार का जो न्यू ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से।
जिसे हम नाम देते हैं फाइनेंशियल का। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का क्या होता है, क्लोजिंग डेट होता है। तो फाइनेंशियल जो ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जो 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट किया जाएगा 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट किया जाएगा और अंतिम अगले 5 साल के बाद 31 मार्च तक वो चलेगी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट किया गया, 1951 से। 5 साल कब चलेगा, 1956। कब स्टार्ट होगी, 1 अप्रैल, क्योंकि फर्स्ट जो ईयर का पहला दिन 1 अप्रैल ही होता है सरकार की तरफ से, और अंतिम दिन, साल का अंतिम दिन कब होता है, 31 मार्च, ये क्लोजिंग डेट होता है। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या किया गया, सबसे पहले इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है पूछा जाएगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अब यहाँ पे एक यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से एक इकोनॉमिक्स है हेराल्ड साहब, और अमेरिका के एक इकोनॉमिक्स है डोमार साहब, उन्होंने एक मॉडल तैयार किया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया। यानी कि इनका जो मॉडल था, यही मॉडल का नाम पूछा जाएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित है, तो एक हेराल्ड और डोमार। हेराल्ड और डोमार क्या है, एक इकोनॉमिक्स है, उनका नाम है, यूनाइटेड किंगडम से ये बिलोंग करते हैं और ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इस मॉडल पे इन्होंने क्या दिया था कि इन्होंने फोकस किया एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और सिंचाई पे, और जो इन्होंने लक्ष्य रखा था, टारगेट रखा था 2.1% की, इन्होंने अचीव किया 3.6%। मतलब जो इनका टारगेट था उससे भी ज़्यादा इन्होंने अचीव किया, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान ही इनका इतना सक्सेस हुआ। और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हम लोग कृषि योजना भी कहते हैं, क्योंकि इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने पूरा का पूरा फोकस किस में रखा था, एग्रीकल्चर के ऊपर में। अब याद रखना है कि इसी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने कई सारे परियोजनाएं बनाए। देखिए, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ नागर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ब्यास परियोजना प्रारंभ किया गया। अब ये परियोजना से भी बहुत फायदा है, जैसे कि हीराकुंड परियोजना की बात करें, महानदी के ऊपर हीराकुंड परियोजना बनाया गया। तो हीराकुंड परियोजना बनाया गया मतलब क्या किया, डैम बनाया गया, पानी को यहाँ पे रोका गया। अब इस पानी से क्या किया जाएगा, बिजली का उत्पादन होगा। अब यहाँ से हम नहर निकाल देंगे तो सिंचाई भी कर लेंगे। अब यहाँ डैम बनाया गया तो यहाँ पे कई तरह का झील का फॉर्मेशन हो गया, टूरिस्ट प्लेस बन गया, तो लोग यहाँ घूमने आने लग गए, तो यहाँ से एक रोजगार का उत्पादन हो गया। लोग यहाँ से चीजें खरीद रहे हैं यानी टैक्स दे रहे हैं, तो सरकार का यहाँ से इनकम हो रहा। तो ये देखिए, ये परियोजनाओं से भी सरकार को भी, लोगों को भी काफी फायदा हुई। तो इस फर्स्ट ईयर प्लान में आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सा परियोजना का यहाँ पर प्रारंभ किया गया, तो एक दामोदर घाटी परियोजना, भाकड़ नागर परियोजना, हीराकुंड परियोजना और ब्यास परियोजना का प्रारंभ किया गया। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान का अगर डेट याद रखना है तो 1956 में स्टार्ट होगा, क्योंकि 1956 में 31 मार्च को फर्स्ट 5 ईयर प्लान खत्म हो रहा है। इसके बाद 5 साल तक चलेगा 1961 तक। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। अब इस समय जो अमेरिका के एक इकोनॉमिक्स है फील्डमैन और भारतीय एक इकोनॉमिक्स है महालनोबिस, इन्होंने एक मॉडल तैयार किया कि सेकंड 5 ईयर प्लान पे कैसी योजनाएं चलेगी। इन्होंने फोकस किया हेवी एंड लार्ज इंडस्ट्री यानी कि भारी बड़े उद्योगों को क्या किया, इन्होंने फोकस किया, प्राथमिकता रखा। यानी कि इन्होंने इंडस्ट्री के ऊपर पे काम किया सेकंड 5 ईयर प्लान में, इसलिए कहा जाता है इसको इंडस्ट्रियल प्लान या फिर औद्योगिक योजना भी। या पूछ लिया जाएगा सेकंड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित है, तो फील्डमैन या महालनोबिस के ऊपर आधारित है। अब इसी 5 ईयर प्लान में 3 स्टील प्लांट का यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट किया गया। भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई में ढिलाई, तो ढिलाई इन द सेंस कि क्या हुआ, यूएसएसआर क्या थे, कई सारे राज्यों, कई सारे देशों का एक ग्रुप था। तो ढिलाई होने के कारण ये सभी देश क्या हुए, अलग हो गए। तो इस तरह से याद रखेंगे ट्रिक कि भिलाई स्टील प्लांट में किस देश ने मदद किया था, तो यूएसएसआर ने मदद किया था। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला स्टील प्लांट दुर्गापुर, दुर्गा पूजा में ब्रिटेनिया का बिस्किट खाना है, तो ऐसे याद रखेंगे ब्रिटेन कंट्री ने मदद किया था। ये कहाँ स्थित है, वेस्ट बंगाल में। राहुल केला, राहुल केला आपका उड़ीसा में स्थित है, यानी राहुल केला स्टील प्लांट, तो राहुल एक बॉय का नाम है, तो राहुल क्या कर रहा है, उसके पास मनी है, यानी कि जर्मनी देश ने मदद किया था। तो भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, राहुल केला उड़ीसा में। भिलाई स्टील प्लांट में कौन देश मदद कर रहा है, भिलाई से ढिलाई यूएसएसआर, दुर्गापुर ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेनिया, राहुल केला से पैसा मनी, तो जर्मनी। ये 3 प्लांट याद रखना है, सेकंड 5 ईयर प्लान में स्टैब्लिशमेंट किया गया। इसी सेकंड 5 ईयर प्लान में वेस्ट बंगाल में चितरंजन लोकोमोटिव का भी स्थापना किया गया। बिहार में बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना है, इसी सेकंड 5 ईयर प्लान में स्टैब्लिशमेंट किया गया। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, इसकी भी स्टैब्लिशमेंट 1 सितंबर 1956 में की गई, और 1956 में ही कंपनी एक्ट आया। अब देखिए, कंपनी एक्ट आने का मतलब यह है कि अगर कोई भी कंपनी को अब क्या करना होगा, इस एक्ट के तहत कोई भी कार्य करना है, इस एक्ट में जो भी प्रावधान रखे हैं उसके अगर
आप अपोजिशन में जाके कार्य करेंगे तो आपके ऊपर कोई भी धाराएं लग सकती है, आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, लीगल एक्शन। तो अब आपको लाइसेंस लेना है तो ये सारे कंपनी एक्ट के तहत ही सारी चीज़ें होंगी। ये था सेकंड 5 ईयर प्लान। अब थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करेंगे तो थर्ड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो रहा है 1961 से 1966 तक, क्योंकि सेकंड 5 ईयर प्लान खत्म हुआ 1961 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल 1961 से 1966 तक चलेगा थर्ड 5 ईयर प्लान। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। अब याद रखना है यही थर्ड 5 ईयर प्लान है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है। देखिए थर्ड 5 ईयर प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगी, यहाँ पर हमारा नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके पीछे कई रीजन, एक तो जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो जाना, सेकंड इंडिया पाकिस्तान का वार हो जाना और इंडिया चाइना के साथ वार हो जाना, और सबसे इंपॉर्टेंट इसी समय 1966 में सुखाड़ पड़ गया था भारत में, यानी कि अकाल की स्थिति बन गई थी। तो इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1964 में मृत्यु होती है और इस समय फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री से पूछा जाता है जय जवान जय किसान की नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने ही। और इनकी मृत्यु एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु भारत में नहीं हुई थी, ताशकंद में हुई थी। ये भी सवाल पूछा जाएगा। तो ताशकंद में मृत्यु किनकी हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की। अब ये जो किस मॉडल पर आधारित था थर्ड 5 ईयर प्लान? तो जो व्यक्ति इकोनॉमिस्ट थे सुखमोई चक्रवर्ती, इन्होंने मॉडल तैयार किया था थर्ड 5 ईयर प्लान पे। अब इस थर्ड 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को प्राथमिकता दिया गया। इन दोनों पे इन्होंने प्राथमिकता देकर के कार्य किया, लेकिन सबसे कम वृद्धि दर आपसे पूछा जाएगा। टोटल 12 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे हम लोग, उसमें सबसे कम वृद्धि दर जो हुआ आपका ये थर्ड 5 ईयर प्लान था, जिसमें 2.8 या 2.5% कई किताबें मिलेंगे। सबसे न्यूनतम विकास दर हम लोगों का थर्ड 5 ईयर प्लान ही था। कृषि के सेक्टर में तो ऋणात्मक वृद्धि हुई थी हम लोगों की। अब रीजन था, एक तो 1965 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वार हो गया, 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ। देखिए इंडिया चाइना वार का रीजन एक ये था, सिंपल था, कि जो इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन खींचा गया था मैकमोहन रेखा 1940 में, 1914 में जो मैकमोहन रेखा जो खींचा गया, इसका सिंपल सा हिस्ट्री है। देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका ये पूरा अभी जो आपका दिख रहा है ये आपका लद्दाख हो गया। हालांकि ये पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का दिन है, ये हमारा श्रीनगर है, इधर आपका चाइना है। तो चाइना का ये कहना है कि जो आपने 1914 में मैकमोहन रेखा जो इधर से आपने खींचा है, इस समय कौन था? तिब्बत। तिब्बत के साथ मैकमोहन एक अंग्रेज अधिकारी था, उनके साथ बैठ करके ये बात करके यहाँ पे बॉर्डर लाइन खींच लिया गया। फिर फाइनली चाइना ने तिब्बत पे आक्रमण करके इस पे अपना अधीन कर लिया। तो चाइना का ये कहना है कि ये जो मैकमोहन रेखा जो 1914 में खींची गई, इसमें तो हम थे ही नहीं, चाइना था ही नहीं। तो अब इनका ये कहना है कि ये जो लद्दाख वाला जो सेक्टर आपको दिख रहा है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश वाला जो सेक्टर दिख रहा है और ये जो सिक्किम है, ये सब इनका कहना है कि ये हमारा क्षेत्रीय है। और इधर आप देख भी रहे हैं इसके ऊपर कई तरह की कार्रवाई भी ये लोग करते रहते हैं, बीच में कभी इधर से सेना घुस रहे हैं, कभी इधर से सेना घुस रहे हैं। और जब आप अगर इंडिया का मैप अगर आप एग्जैक्ट देखते हैं तो देखिएगा, एग्जैक्ट अगर इंडिया का मैप देखें तो इंडिया का मैप जब आप देखेंगे, ये रहा आपका इंडिया का मैप, तो ये वाला सेक्टर को हम क्या कहते हैं? अक्साई चीन। और ये वाला जो पूरा आपका है पीओके ने ऑक्युपाई कर रखा है, यानी कि ये वाला सेक्टर तो पूरा का पूरा जो है एक तरह से हम लोगों का ऑक्युपाई ही है। लेकिन ऑफिशियली तौर पे मैप में ये तो हमारा ही क्षेत्र, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये पूरा पूरा मैप हम लोग बना करके चीज़ों को पढ़ते भी और हम लोग दिखाते भी है। तो ये 1962 में इंडिया चाइना का वार भी हो गया था और देन 1966 में अकाल जैसी स्थिति भी बन गई थी। तो ये अब युद्ध हो जाना एक, अब कोई भी देश के साथ आप युद्ध कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है आर्थिक स्थिति खराब होगी ही। और अकाल का आ जाना, अकाल पड़ जाना, जो कृषि सेक्टर में जो भी उत्पादन हो रहा था वो एकदम नेगेटिव में चले गए। तो यह योजना पूरी तरह से असफल रही। और 1966 में जो वार आपका देखने को मिला, नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था 1966 में, ये पॉइंट याद रखेंगे। और इसी में आपको याद रखना है थर्ड 5 ईयर प्लान में आपकी हरित क्रांति भी स्टार्ट की गई थी। हरित क्रांति के बारे में मैंने पूरा डिटेल दे रखा है, आपने नोबेल प्राइज अगर देखा है तो उसमें। और इसी थर्ड 5 ईयर प्लान में याद रखना है बोकारो लो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी 1964 में। किसने देश ने मदद की थी? यूएस, रूस ने मदद की थी। बोकारो में एक वर्ड याद आ रखना, आप यहाँ पे आ रहा है कार, तो कार आप किससे मांगते हैं? दोस्त। और हमारी दोस्त कौन है? रूस है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जो हमने याद रखा वो मैंने ट्रिक बताया, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद हो गया। अब इसी थर्ड 5 ईयर प्लान में आपका इनकम टैक्स एक्ट आया, 1964 में आईडीबीआई बैंक की एस्टेब्लिशमेंट हुई। और थर्ड 5 ईयर प्लान को याद रखना है गाडगिल योजना भी कहते हैं, क्योंकि इस समय योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे गाडगिल थे। तो बहुत बार पूछा गया गाडगिल योजना कौन से योजना को कहा जाता है? तो थर्ड 5 ईयर प्लान। क्यों? क्योंकि इस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? यही थे, गाडगिल साहब थे।
अब क्या होगा, देखिए अब भारत इंडिया के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार हो गया है इधर, ठीक है ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वार हो गया है, इधर इंडिया चाइना के बीच में वार हो गया है, इधर अकाल आ गई है, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन गई है। तो अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार चलेगी तो ये क्या कहेगी कि अभी हम लोग कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं लाने वाले 3 साल तक, यानी 1966 से 1969 तक हॉलीडे रहेगा, यानी कि प्लान हॉलीडे इसे हम कहेंगे, योजना अवकाश, यानी कि हम हर साल एक एक साल के ऊपर काम करेंगे, चीजें करेंगे, धीरे धीरे जैसे देश की स्थिति ठीक होगी फिर हम 5 ईयर प्लान स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 साल का जो गैप है ये आपसे पूछा जाएगा। अब जो ये गैप होगा ना, ये 3 बार ऐसे होंगे, ये पूछा जाएगा पहला अवकाश, दूसरा अवकाश और तीसरा अवकाश कब कब आया था। तो फर्स्ट प्लान हॉलीडे आपने देख लिया 1966 से 1969, यहाँ पे कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं आएगा, देश की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, पंचवर्षीय योजना या योजना अवकाश कहलाएगा। और इस समय प्रधानमंत्री कौन है, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई 1964 में, फिर आपके लाल बहादुर शास्त्री बने 1966 में, इनका भी मृत्यु हो गया ताशकंद में, एंड देन फिर आपकी प्रधानमंत्री बनती इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी फिर से 1969 में अब 5 ईयर प्लान स्टार्ट करेगी। तो आपसे याद रखना है फोर्थ 5 ईयर प्लान में प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी। 1969 से 5 साल 1974 तक ये फोर्थ 5 ईयर प्लान चलेगी। अब इसका फोकस किसमें था, इसमें मेन इनका फोकस था इंदिरा गांधी का आत्मनिर्भर बनना, खुद को मजबूत बनाना। मतलब ये कि जो भी चीजें हम एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट कर रहे थे, यानी कि दूसरे देशों से खरीद रहे थे, अब हम लोगों ने ये फोकस किया कि हम खुद से प्रोडक्शन करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे कि हम दूसरे देश को एक्सपोर्ट करें और हमारी अर्निंग बढ़े। तो आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट पे यहाँ पे काम किया गया। और यही फोर्थ फाइव ईयर प्लान में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है ना। और कब किया गया ये पूछा जाएगा, 19 जुलाई 1969 को। इसरो का स्टैब्लिशमेंट 1969, यानी कि स्पेस जगत में हम लोगों ने, क्योंकि देखिए जब स्पेस और रक्षा को हमने एक ही करके रखा हुआ था, फाइनली 1969 में हमने स्पेस के लिए अलग एक संस्था बनाया इसरो, और आपका रक्षा यानी कि डिफेंस के सेक्टर में हमने डीआरडीओ का अलग रखा। उस समय तक 1969 तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक साथ ही दोनों को रखे हुए थे, बजट दोनों में एक जगह खर्च कर रहे थे। लेकिन हर कंट्री धीरे धीरे, जहां अमेरिका है अब वो चंद्रमा पे पहुंच रहा है, अंतरिक्ष में पूरी तरह से रूस ने सारी की सारी उपाधि ले रखी थी, तो अब हम लोगों ने इसरो का स्टैब्लिशमेंट किया स्पेस। एंड देन फिर एक क्रांति हम लोगों ने देखा स्पेस जगत में, इसरो ने बहुत अच्छा कार्य किया और हमने बहुत सारी ऐसी रिकॉर्ड भी बनाया, और अभी आपने देखा चंद्रयान 3 का भी सारी चीजें। और यही फोर्थ 5 ईयर प्लान है जब श्वेत क्रांति स्टार्ट किया गया था। एंड देन फिर से 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वार होगा, और फिर से इस समय आपका सेकंड इमरजेंसी। तो याद रखना, पहला इमरजेंसी थर्ड 5 ईयर प्लान में, सेकंड इमरजेंसी आपका, देखिए थर्ड 5 ईयर प्लान में जो फर्स्ट इमरजेंसी लगाई गई क्या था, वो भी वार हो गया था इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और जो दूसरी इमरजेंसी भी लग रही है 1970 में इंडिया पाकिस्तान वार है। देखिए यही 1971 का जो ईयर है जो इंडिया पाकिस्तान के वार हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, ठीक है ना। तो बांग्लादेश को आज़ादी भी इसी 1971 में मिला, क्योंकि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। अब यहाँ पे जो भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, जो पूर्वी पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान है वहीं का बन रहे थे, तो ना तो कोई ध्यान दिया जा रहा था पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर, और भारत को भी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि इधर बांग्लादेश, इधर जो मतलब इधर पूर्वी पाकिस्तान है और इधर पश्चिमी पाकिस्तान है। तो इसीलिए इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, और 1971 में इसी वार में, इंडो पाकिस्तान वार में, तो देन यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगाया गया। और याद रखना है पहली बार साउथ में यानी कि दक्षिण में विशाखापट्टनम में लौह इस्पात की स्थापना की गई थी। तो कौन से प्लान में दक्षिण में इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ, तो साउथ में विशाखापट्टनम में फोर्थ 5 ईयर प्लान में। मुद्रास्फीति नियंत्रण करना था इस फोर्थ 5 ईयर प्लान में, पूछा जाएगा मुद्रास्फीति नियंत्रण करना किस प्लान से संबंधित है, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में। अब अगला फिफ्थ 5 ईयर प्लान आएगा 1974 से 1979 तक चलेगा। इसमें कौन है, इंदिरा गांधी है, और इसमें जो फोकस किया गया गरीबी और महंगाई, यानी कि गरीबी कम करना है और महंगाई दर को भी कम करना, इसमें मेन फोकस रखा। इंदिरा गांधी ने इसी में नारा भी दिया था गरीबी हटाओ। तो कई बार पूछा गया गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने किस 5 ईयर प्लान में दिया था, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में दिया गया था। 1975 में इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम यानी कि 20 डिसीजन लिया गया, 20 निर्णय लिया गया। अब वो निर्णय इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा 20 सूत्रीय कार्यक्रम कौन से प्लान में लिया गया था, शुरू किया गया था, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। 2 अक्टूबर 1975 को फर्स्ट ग्रामीण बैंक का स्टैब्लिशमेंट हुआ। 25 जून 1975 को, अब ये याद रखना, तीसरा आपातकाल लगा। लेकिन ये तीसरा आपातकाल यहाँ पे कोई भी ऐसा वार नहीं हुआ था किसी के साथ, इंटरनल डिस्टर्बेंस इंदिरा गांधी ने घोषणा की, और इसके कारण ये एक तरह से पॉलिटिकल डिसीजन था इंदिरा गांधी की,
और जिसके कारण जो प्राइम मिनिस्टर की टेन्योर 5 ईयर होती है, इंदिरा गांधी ने 6 साल तक राज किया। और ये किस कारण, तो इमरजेंसी घोषित कर दी, क्योंकि जब इमरजेंसी लगा होगा देश में तो कोई भी इलेक्शन नहीं हो सकता। तो 1 साल एक्स्ट्रा इन्होंने राज किया और इस 1 साल के दौरान इन्होंने बहुत सारी अमेंडमेंट किए संविधान में। तो इसका नतीजा भी इंदिरा गांधी को देखना पड़ा कि अगले इलेक्शन में उसकी हार हुई पूरी बुरी तरह से। एंड देन आपको एक नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेगा जनता दल से, मोरारजी देसाई की। तो ये याद रखना है, तीसरा इमरजेंसी 5th 5 प्लान में, तो पहला 3rd, दूसरा 4th 5 ईयर प्लान, तीसरा आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। लेकिन अब एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि अब जो है ये नियम हटा दिया गया है कि आप इंटरनल डिस्टर्बेंस कह करके नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस प्रकार इंदिरा गांधी ने इसका गलत इस्तेमाल किया। एंड देन इसके बाद जब इलेक्शन हुआ 1977 में, इसका पूरी तरह से रिजल्ट भी आया, इंदिरा गांधी की बुरी तरह से इसमें हार भी हुई और जनता दल की सरकार बनी। पहली बार गैर कांग्रेसी पीएम बने मोरारजी देसाई। लेकिन अब सिंपल सी बात है, जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार चल रही है, अब जनता दल एक दूसरी रूलिंग पार्टी आ रही है, तो जो 5 ईयर प्लान का जो कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को यहीं पे खत्म किया जाएगा जब आपका इलेक्शन हुआ 1977 में। तो देखिए ये 5 ईयर प्लान जो था, पांचवा 5 ईयर प्लान 1979 तक चलने वाला था। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, वो कौन सा 5 ईयर प्लान है जो बीच में ही समाप्त हो गया, जो पूरा टेन्योर कंप्लीट ही नहीं किया। ये 1977 में इसको समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब दूसरी रूलिंग पार्टी आ गई, जनता दल की पार्टी आई। अब उन्होंने स्टार्ट किया रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान कहने का मतलब ये है कि हम हर साल रोल करेंगे, हर साल हम क्या करेंगे, योजना बना करके काम करेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सवाल, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कौन सा 5 ईयर प्लान अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं किया था। तो 5th 5 ईयर प्लान को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया, पहली योजना जो समय से पहले ही समाप्त हुई। अब 1978, 1979 में और 1979 से 1980 तक अब यहाँ पे जनता दल की सरकार बनी और इन्होंने रोलिंग प्लान चलाया। तो याद रखिएगा, रोलिंग प्लान पूछेगा कब स्टार्ट हुआ, तो 1978 से स्टार्ट किया गया। अब 1980 में यानी कि 1979 के अंतिम में ही फिर से इलेक्शन हुआ, क्योंकि जनता दल की सरकार गिर गई है। और फिर 1979 में क्या होगा, इलेक्शन होगा, देन फिर इंदिरा गांधी जीत करके आएगी और इंदिरा गांधी की फिर से सरकार बनेगी। लेकिन अभी इंदिरा गांधी कोई भी योजना नहीं बनाएगी 5 ईयर प्लान, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस इंदिरा गांधी है, फिर से 5 ईयर प्लान होगा। लेकिन वो 1979 से 1980 के बीच में कोई भी योजना नहीं बनाएगी, वो योजना अवकाश घोषित करती है। यानी कि हम 1 साल के लिए योजना बना करके चीज़ों का आकलन करेंगे। तो दूसरा योजना अवकाश देख लिया आपने 1979 से 1980। तो पहला योजना अवकाश कब चला, 1966 से 1969। ये तो रीज़न था, एक सूखा अकाल आ गया था, इंडिया पाकिस्तान के साथ वार हो गया था, इंडिया चाइना के साथ वार हो गया था। और दूसरा योजना अवकाश, अभी इसकी सरकार बनी है फिर से इंदिरा गांधी। अब फुल फेज में इंदिरा गांधी रहेगी। 6th 5 ईयर प्लान में आप देखेंगे 1980 से 1985 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर है। 1984 में इंदिरा गांधी की, देखिए यही 6th 5 ईयर प्लान में इंदिरा गांधी की हत्या भी होगी 1984 में। इस योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को काफ़ी इन्होंने बढ़ावा दिया, काफ़ी काम भी किए। और फाइनली 15 अप्रैल 1980 को यहाँ पे 6 बैंक का और राष्ट्रीयकरण किया इन्होंने। 14 किया, अब 6 किए इन्होंने। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की इस्टेब्लिशमेंट की गई, मुंबई हेडक्वार्टर है, शिव रावण समिति की सिफारिश पर। याद रखिए, पूछा जाता है नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश में। 1984 में ऑपरेशन स्टार चलाया गया था और इसी 1984 में इनकी मृत्यु भी होगी। अब 7th 5 ईयर प्लान स्टार्ट होगा 1985 से 1990 तक चलेगी ये। राजीव गांधी इस समय प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, और इनकी हत्या तमिलनाडु में हो जाती है। और इनका फोकस था आधुनिकीकरण पे, जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उस दर में कमी लाना इनका मेन फोकस था। 1985 में इन्होंने, जो इंदिरा गांधी का देहांत हुआ, उसी के नाम पे इंदिरा आवास योजना स्टार्ट किया गया। और फाइनली जब मोदी सरकार आई तो इस इंदिरा आवास का नाम चेंज करके इन्होंने रख दिया प्रधानमंत्री आवास योजना। तो जो भी घर आज आपको मिल रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि आज से ही मिल रहा है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम से ही चीजें मिल रही थी। ठीक है। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी आया। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्टैब्लिशमेंट की गई, हेडक्वार्टर मुंबई है। सेबी कहने का मतलब है सिंपल सा, जो आरबीआई और सेबी में एक चीज का ही डिफरेंस है। आरबीआई पूरे बैंक को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, सेबी शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाला है। और 1989 में जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट किया गया शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्रों में नेहरू रोजगार योजना स्टार्ट किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन 1990 से 1992 में, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या होगी, 1990 से 1992 में फिर से 3rd योजना अवकाश घोषित किया जाएगा। तो तीनों योजना अवकाश याद रखेंगे। 1966 से 1969 में पहला योजना अवकाश हुआ,
दूसरा योजना अवकाश 1979 से 1980, इंदिरा गांधी की सरकार अभी न्यू फिर से बनी थी। एंड देन 1990 से 1992 जब आपकी यहाँ पे राजीव गांधी की हत्या हुई थी 19 ये 7वां 5 ईयर प्लान में। तो 7वें 5 ईयर प्लान के बाद आपका थर्ड योजना अवकाश है। अब यहाँ से सारी योजना फिर से चलेगी, नरसिम्हा राव की चलेगी सरकार, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह बनेंगे। अब यही समय है जब एलपीजी का कंसेप्ट आया था, ठीक है ना। एलपीजी का कंसेप्ट जो लाया गया था इस समय मनमोहन सिंह थी, और जो भारत के ऊपर जो रिसेशन आने वाला था, बहुत अच्छी तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके ऊपर थे और बहुत अच्छे से डिसीजन लिए जो भारत को रिसेशन में आने से बचा लिया था मनमोहन सिंह ने। तो इसमें बहुत सारा इन्होंने कार्य भी किया था। ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, नोट्स जिन्होंने लिया है यहाँ से कम कर लेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो आपका 11वां फाइनेंस 5 ईयर प्लान जो था, इसी 5 ईयर प्लान में देखिएगा सबसे अधिक वृद्धि दर, देखिएगा यहीं पर पूछा जाता है, जो हुई थी इसी योजना में 8% या 8.3%। अब 5 ईयर प्लान 12वां 5 ईयर प्लान आएगा 2012 से 2017, जैसे मैंने बताया। अब इसी बीच में इलेक्शन हुआ, बीजेपी सरकार आई, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा क्योंकि 2015 में ही क्या घोषणा हो गई, नीति आयोग चलेगी। अब इनका टेन्योर लंबा लंबा समय तक चलेगा, नीति आयोग का जो भी नेचर है। इस तरह से ये आपका 5 ईयर प्लान पूरी तरह से एंड होता है। बाकी देखिए ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे आपका मेकिंग इन इंडिया, ये सब चीज़ें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो ये सारी चीज़ें हैं आपका 12th ईयर 5 ईयर प्लान का, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये नोट्स में है, आप जो लोग लिए हैं वो कर लेंगे, जो लेना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं 7909004902 पे। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट ओरिएंटेड क्लास जरूरी है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को समझ करके पढ़ना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।